हमारे पिछले वीडियो में हम स्टडी किए रदरफोर्ड के मॉडल को, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल जो कि ऐसा था, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे थे। सो रदरफोर्ड के मॉडल को भी एक चैलेंज मिला और ये चैलेंज मिला हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाला गया तो ये मॉडल सही नहीं लगा और इस मॉडल को एक चैलेंज मिला, क्योंकि उसके बाद जो सवाल आया उस सवाल का जवाब ये मॉडल नहीं दे पा रहा था। और फिर आया बोर्स का मॉडल। सो हम इन सबको स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा था और बोर्स मॉडल कैसा था। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी किसी सब्सटेंस को या एलिमेंट को गर्म किया जाता है, उसको एनर्जी दिया जाता है, तो वो काफी सारे रेडिएशंस अपने आप से बाहर भेजते यानी रिलीज करते हैं, और इसको आप समझ सकते हैं कि एमिट करते हैं। हम इस सब का काफी यूज करते हैं, एमिट करते हैं। सो जब हम लोग उसका एक डायग्राम बनाएंगे, उसको ऑब्जर्व करके उसको ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किस किस वेवलेंथ का रेडिएशन ये छोड़ रहा है। सो वो डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। हालांकि स्पेक्ट्रम का काफी मतलब होता है, पर अब जो स्टडी करेंगे वो स्पेक्ट्रम यही है। सो जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकाला गया, यानी कि हाइड्रोजन कौन कौन सा वेवलेंथ का रेडिएशन छोड़ता है, तो ये हमारा निकला कंप्लीट स्पेक्ट्रम, जिसमें इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ का, फिर इस वेवलेंथ का, इन सब का कुछ रेडिएशन मिला, इस वेवलेंथ के रेडिएशंस मिले। सो हम नेमिंग के लिए इसको लेमन सीरीज कहने लगे। यहाँ से यहाँ तक के रेडिएशंस को, यहाँ से यहाँ तक के रेडिएशंस को बाल्मर सीरीज, और यहाँ से यहाँ तक के रेडिएशन को पास्चन सीरीज। सो इन वेवलेंथ्स को लेकर एक फॉर्मूला निकाला गया ताकि इनको शॉर्ट तरीके से लिखा जा सके। सो अगर हम लोग नेमिंग कर देते हैं इसको n इक्वल टू 1, इसको 2, इसको 3, ऐसे टाइप से, तो ये एक फॉर्मूला को फॉलो करता है, और वो फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/m²। यहाँ पे m और n दो इंटेजर्स है, जहाँ पे m जो है ग्रेटर है n से, m n से ज्यादा होगा। अगर n सपोज कीजिए 1 है तो m हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो उन दोनों के बीच में जो वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगा उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। और यहाँ r एक रिडवर्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है, r का वैल्यू होता है 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। ये फॉर्मूला निकाला गया था स्विस के यानी कि स्वीडन के एक स्कूल जॉन जैकब पाल्मर के द्वारा। फिर पाया गया कि ये सारे सीरीज इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, या एक्चुअली इस सीरीज को देखते हुए ही ये फॉर्मूला बनाया गया था। रेस्ट इस फॉर्मूला का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। ये फॉर्मूला इस तरह से बना बस एक एक्सीडेंट से। जो जैकब बाल्मर थे वो नंबर से खेलना पसंद करते थे, और उनको बोला गया कि इन नंबर्स को एक फॉर्मूले में लाकर दिखाओ, तो वो इस तरह से लाकर दिखाया, और इनको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं एक कन्वीनियंट फॉर्म में। चलिए, सो ये था हमारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है रदरफोर्ड के मॉडल पे। क्या है वो प्रॉब्लम, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है जो कि सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन होता है जो कि
उसके चारों ओर घूमता है। सो अगर हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल को देखेंगे तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह फोर्स मेंटेन रहता है, ऑपोजिट और इक्वल फोर्स मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूम रहा है। लेकिन मैक्सवेल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्सवेल अपना एक इक्वेशन देता है और वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है। सो अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ना शुरू कर दे तो ये घूमते 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 एक टाइम आएगा जब ये प्रोटॉन में टकरा जाएगा, यानी कि प्रोटॉन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी गंवा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे क्लोज आएगा और फिर उस प्रोटॉन में घुस जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली प्रोटॉन में घुस जाएगा और ये जो एटम का फॉर्म है ये खराब हो जाएगा। पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। सो ये सवाल आया अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल पे कि ऐसा क्यों नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक रेडिएशन छोड़ता तो उस रेडिएशन को छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन धीरे 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 उस प्रोटॉन में जाकर घुस जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं नील बोर्स एक मॉडल को लेकर। सो बोर्स एज्यूम किए इन 3 एजम्पशंस को। पहला एजम्पशन है स्टेशनरी स्टेट्स। इसका मतलब हो रहा है कि हमारा जो एटम है उस एटम के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, जहां पे अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई रेडिएशन छोड़ने या एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। मतलब वहां पे वो ना तो कोई एनर्जी छोड़ने वाला है और ना ही कोई एनर्जी उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है उस स्टेट में रहने के लिए। और उस स्टेट्स को हम कहने लगे स्टेशनरी स्टेट्स। इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। देन हमारा सेकेंड एजम्पशंस था कि जब एक इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेकर उस स्टेट से भागकर इस स्टेट में आ जाता है, यानी कि इस ऑर्बिट में आ जाता है, तो फिजिक्स के जो क्लासिकल लॉज हैं वो यहाँ काम नहीं करता। क्लासिकल लॉज में हमारा लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और वगैरह वगैरह आता है। और फाइनली हमारा थर्ड एजम्पशन है कि किसी भी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, मतलब जब हम कहते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट है तो हम इस पर्टिकुलर्स को ही लेंगे, n=1 में, n=2 में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ एक नया ऑर्बिट बना दे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ये नया ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा, या इधर एक नया ऑर्बिट बना दे, सो ये नए ऑर्बिट में वो नहीं रह पाएगा। और इसलिए हमें उन स्टेशनरी ऑर्बिट को कंसीडर करना चाहिए। सो इस स्टेशनरी ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है L=mvr। और इसी को हम यहाँ लिखते हैं nh/2π। n हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके बारे में केमिस्ट्री में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, या किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं और क्यों होते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। सो जब हम बोर्स मॉडल को अपडेट कर देते हैं तो हमें फाइनली मिलता है कि एटम कैसा है, सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए एक पर्टिकुलर जगह ही मिलना चाहिए जहां पे ये कोई रेडिएशन नहीं छोड़ता है।
और जब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगा तो ये उस जगह को चेंज करके किसी और स्टेट में चला जाता है, जिनको हम सिंपली स्टेट कह सकते हैं।